नमस्कार दोस्तों, आइए सुनते हैं मुंशी प्रेमचंद्र के द्वारा लिखी कहानी उन्माद। मनहर ने अनुरक्त होकर कहा, यह सब तुम्हारी कुर्बानियों का फल है वागी। नहीं तो आज मैं किसी अंधेरी गली में, किसी अंधेरे मकान के अंदर अंधेरी जिंदगी के दिन काट ही रहा होता। तुम्हारी सेवा और उपकार हमेशा याद रहेंगे। तुमने मेरा जीवन सुधार दिया, मुझे आदमी बना दिया। वागीश्वरी ने सिर झुकाए नम्रता से उत्तर दिया, यह तुम्हारी सज्जनता मानूं, मैं बेचारी भला तुम्हारी जिंदगी क्या सुधारूंगी। हाँ, तुम्हारे साथ रहकर मैं भी एक दिन आदमी बन जाऊंगी। तुमने परिश्रम किया, उसका पुरस्कार पाया। जो अपनी मदद आप करते हैं, उनकी मदद परमात्मा भी करते हैं। अगर मुझ जैसी गवारन किसी और के पाले पड़ती तो अब तक न जाने क्या गत बनी होती। मनोहर मानो इस बहस में अपना पक्ष समर्थ करने के लिए कमर बांधता हुआ बोला, तुम जैसी गवारन पर मैं 1,00,000 सजी हुई गुड़ियों और रंगीन तितलियों को निछावर कर सकता हूँ। तुमने मेहनत करने का यह अवसर और अवकाश दिया जिनके बिना कोई सफल हो ही नहीं सकता। अगर तुमने अपनी अन्य विलास प्रिय रंगीन मिजाज बहनों की तरह मुझे अपने तकाजों से दबा रखा होता तो मुझे उन्नति करने का अवसर कहाँ मिलता। तुमने मुझे निश्चिंतता प्रदान की जो स्कूल के दिनों में भी ना मिली थी। अपने और सहकारियों को देखता हूँ तो मुझे उन पर दया आती है। किसी का खर्च पूरा नहीं पड़ता, आधा महीना भी नहीं जाने पाता और हाथ खाली हो जाता है। कोई दोस्तों से उधार मांगता है, कोई घर वालों को खत लिखता है, कोई गहनों की फिक्र में मरा जाता है, कोई कपड़ों की, कभी नौकर की टोह में हैरान, कभी वैद्य की टोह से परेशान। किसी को शांति नहीं। आए दिन स्त्री पुरुष में जूते चलते हैं। अपना जैसा भाग्यवान तो मुझे कोई नहीं दिख पड़ता। मुझे घर के सारे आनंद प्राप्त है और जिम्मेदारी एक भी नहीं। तुमने ही मेरे हौसलों को उभारा, मुझे उत्तेजना दी। जब कभी मेरा उत्साह टूटने लगता तो तुम मुझे तसल्ली देती थी। मुझे मालूम ही नहीं हुआ कि तुम घर का प्रबंध कैसे करती हो। तुमने मोटे से मोटा काम अपने हाथों में लिया जिससे मुझे पुस्तकों के लिए रुपयों की कभी कमी न हुई। तुम ही मेरी देवी हो और तुम ही की बदौलत आज मुझे ये सौभाग्य प्राप्त हुआ है। मैं तुम्हारी इन सेवाओं की स्मृति को हृदय में सुरक्षित रखूंगा वागी, और एक दिन वो आएगा जब तुम अपने त्याग और तप का आनंद उठाओगी। वागेश्वरी ने गदगद होकर कहा, तुम्हारे ये शब्द मेरे लिए सबसे बड़े पुरस्कार है मानो। मैं और किसी पुरस्कार की भूखी नहीं। मैंने जो कुछ तुम्हारी थोड़ी बहुत सेवा की उसका इतना यश मुझे मिलेगा, मुझे तो आशा भी न थी। मनहर नाथ का हृदय इस समय उदार भावों से उमड़ा हुआ था। वो यूं तो बहुत ही अल्पभाषी, कुछ रूखा आदमी था और शायद बागेश्वरी के मन में उसकी शुष्कता का दुख भी हुआ हो, पर यह इस समय सफलता के नशे में उसकी वाणी में पर लगा दिए थे। बोला, जिस समय मेरे विवाह की बात चल रही थी मैं बहुत शंकित था। समझ गया कि मुझे जो कुछ होना था हो गया, नाजबदारी में गुजरेगी। बड़े बड़े अंग्रेज विद्वानों की पुस्तकें पढ़ने से मुझे विवाह से घृणा हो गई थी। मैं उसे उम्र कैद समझने लगा था, जो आत्मा और बुद्धि की उन्नति का मार्ग बंद कर देती है, जो मनुष्य को स्वार्थ का भक्त बना देती है, जो जीवन के क्षेत्र को संकीर्ण कर देती है। मगर 2 ही 4 मास के बाद मुझे अपनी भूल मालूम हुई। मुझे मालूम हुआ कि सुभार्य स्वर्ग की सबसे बड़ी विभूति है, जो मनुष्य को उज्जवल और पूर्ण बना देती है, जो आत्मोन्नति का मूल मंत्र है। मुझे मालूम हुआ कि विवाह का उद्देश्य भोग नहीं, आत्मा का विकास है। बागेश्वरी मनहर की नम्रता सहन नहीं कर सकी। वो किसी बात के बहाने से उठकर चली गई। मनहर और वागेश्वरी का विवाह हुए 3 साल गुजर गए थे। मनहर उस समय एक दफ्तर में क्लर्क था। सामान्य युवकों की भांति उसे भी जासूसी उपन्यासों से बहुत प्रेम था। धीरे धीरे उसे जासूसी का शौक हुआ। इस विषय पर उसने बहुत सा साहित्य जमा किया और बड़े मनोयोग से उसका अध्ययन किया। इसके बाद उसने इस विषय पर स्वयं एक किताब लिखी। रचना में उसने ऐसी विलक्षण विवेचन शक्ति का परिचय दिया, उसकी शैली भी इतनी रोचक थी कि जनता ने उसे आड़े हाथों लिया। इस विषय पर वो सर्वोत्तम ग्रंथ था। देश में धूम मच गई, यहाँ तक कि इटली और जर्मनी जैसे देशों में उसकी प्रशंसा होने लगी। अंत में सरकार ने भी अपनी ग्राहकता का परिचय दिया। उसे इंग्लैंड जाकर इस कला का अभ्यास करने के लिए वृत्ति प्रदान की, और यह सब कुछ वागेश्वरी की बहोरना का ही शुभ फल था। मनहर की इच्छा थी कि वागेश्वरी भी साथ चले, पर वागेश्वरी उसके पांव की बेड़ी नहीं बनना चाहती थी। उसने घर रहकर सास ससुर की सेवा करना ही उचित समझा।
मनहर के लिए इंग्लैंड एक दूसरी दुनिया थी, जहां उन्नति के मुख्य साधनों में एक रूपवती पत्नी का होना भी जरूरी था। अगर पत्नी रूपवती है, चपल है, वाणी कुशल है, प्रगल्भ है, तो समझ लो उसके पति को सोने की खान मिल गई। अब वह उन्नति के शिखर पर पहुंच सकता है, मलोयोग और तपस्या के बलबूते पर नहीं, पत्नी के प्रभाव और उसके आकर्षण के तेज पर। उस संसार में रूप और लावण्य व्रत के बंधनों से मुक्त एक अबाध संपत्ति थी। उसने किसी रमणी को प्राप्त कर लिया, उसकी मानो तकदीर खुल गई। यदि कोई सुंदरी, कोई सहधर्मिणी नहीं है, तो तुम्हारा सारा उद्योग, सारी कार्यपटुता निष्फल है। कोई तुम्हारा पुरसहाल न होगा। अतएव वहां रूप को लोग व्यापारिक दृष्टि से देखते थे। साल ही भर के अंग्रेजी समाज के संसर्ग ने मनहर की मनोवृत्तियों में क्रांति पैदा कर दी। उसके मिजाज में सांसारिकता का प्राधान्य हो गया कि कोमल भावों के लिए वहां कोई स्थान न रह गया। वागेश्वरी उसका विद्याभ्यास में सहायक होती थी, पर उस अधिकार और पद की ऊंचाइयों तक न पहुंचा सकती थी। उसके त्याग और सेवा का महत्व भी अब मनहर की निगाहों में कम होता जा रहा था। वागेश्वरी अब उसे एक व्यर्थ सी वस्तु मालूम होती थी। अपना पूर्व जीवन अब उसे हास्यास्पद जान पड़ता था। चंचल, हंसमुख, विनोदनी अंग्रेज युवतियों के सामने वागेश्वरी एक हल्की तुच्छ सी वस्तु जान पड़ती। एक विद्युत प्रकाश में वो दीपक अब मलिन पड़ गया था। यहाँ तक कि शैने शैने उसका वह मलिन प्रकाश भी अब लुप्त हो गया। मनहर ने अपने भविष्य का निश्चय कर लिया। वो भी एक रमणी की रूप नौका द्वारा ही अपने लक्ष्य तक पहुंचेगा। इसके सिवा कोई और उपाय न था। रात के 9 बज गए थे। मनहर लंदन के एक फैशनेबल रेस्टोरेंट में बना ठना बैठा था। उसका रंग रूप और ठाट बाट देखकर सहसा कोई नहीं कह सकता था कि वो अंग्रेज नहीं है। लंदन ने भी उसके सौभाग्य में उसका साथ दिया था। उसने चोरी के कई गहने मामलों का पता लगा लिया था, इसलिए उसे धन और यश दोनों ही मिल रहे थे। वह अब यहाँ के भारतीय समाज का प्रमुख अंग बन गया था, जिसके आतिथ्य और सौजन्य की सभी सराहना करते थे। उसका लबो लहजा भी अंग्रेजों से मिलता जुलता था। उसके सामने मेज की दूसरी ओर एक रमणी बैठी हुई उनकी बातें बड़े ध्यान से सुन रही थी। उसके अंग अंग में यौवन टपका पड़ता था। भारत के अद्भुत वृतांत सुनकर उसकी आंखें खुशी से चमक रही थी। मनहर चिड़िया के सामने दाने बिखेर रहा था। मनहर, विचित्र देश है जैनी, अत्यंत विचित्र। 5-5 साल के दूल्हे तुम्हें भारत के सिवा कहीं देखने को नहीं मिलेंगे। लाल रंग के चमकदार कपड़े, सिर पर चमकता हुआ लंबा टोप, चेहरे पर फूलों का झाल दर्रा बुर्का, घोड़े पर सवार चले आ रहे हैं। 2 आदमी दोनों तरफ से छतरी लगाए हुए हैं। हाथों में मेहंदी लगी हुई है। जैनी, मेहंदी क्यों लगाते हैं? मनहर, जिससे हाथ लाल हो जाएं। पैरों में भी रंग भरा जाता है। उंगलियों के नाखून लाल रंग के कर दिए जाते हैं। यह दृश्य देखते ही बनता है। जैनी, यह तो दिल में सनसनी पैदा करने वाला दृश्य होगा। दुल्हन भी इसी तरह सजाई जाती होगी। मनहर, इससे कई गुनी अधिक। सिर से पांव तक सोने चांदी के गहनों से लदी हुई। ऐसा कोई अंग नहीं जिसमें 2-4 जेवर न हो। जैनी, तुम्हारी शादी भी इसी तरह हुई होगी। तुम्हें तो बड़ा आनंद आया होगा। मनहर, हाँ, वही आनंद आया था जो तुम्हें मेरी गोराउंड पर चढ़ने में आता है। अच्छी अच्छी चीजें खाने को मिलती हैं, अच्छे अच्छे कपड़े पहनने को मिलते हैं। खूब नाच तमाशे देखता था और शहनाइयों का गाना सुनता था। मजा तो तब आता है जब दुल्हन अपने घर से विदा होती है। सारे घर में कोहराम मच जाता है। दुल्हन हर एक से लिपट लिपट कर रोती है और मातम कर रही होती है। जैनी, दुल्हन रोती क्यों है? मनहर, रोने का रिवाज चला आता है। हालांकि सभी लोग जानते हैं कि वो हमेशा के लिए नहीं जा रही है, फिर भी सारा घर इस तरह फूट फूट कर रोता है मानो काले पानी की सजा हो गई हो। जैनी, मैं तो इस तमाशे पर खूब हंसूं। मनहर, हंसने की बात ही है। जैनी, तुम्हारी बीबी भी रोई होगी। मनहर, अजी कुछ न पूछो, पछाड़े खा रही थी, मानो मैं उसका गला घोट दूंगा। पालकी से निकलकर भागी जाती थी, पर मैंने जोर से पकड़कर अपनी बगल में बैठा लिया। तब मुझे दांत काटने दौड़ी। मिस जैनी ने जोर का कहकहा मारा और हंसी के साथ लौट गई। बोली, हॉरिबल हॉरिबल। क्या अब भी दांत काटती है? मनहर, वह अब इस संसार में ही नहीं रही जैनी। मैं उसे खूब काम लेता था। मैं सोता था तो वो बदन में चंपी लगाती थी, मेरे सिर में तेल डालती थी, पंखा झलती थी। जैनी, मुझे तो विश्वास ही नहीं आता, बिल्कुल मूर्ख थी। मनहर,
कुछ न पूछो, दिन को किसी के सामने मुझसे बोलती न थी, मगर मैं उसका पीछा करता रहता था। जैनी, ओ नॉटी बॉय, तुम बड़े शरीफ हो। थी तो रूपवती। मनहर, हाँ, उसका मुंह तुम्हारे तलवों जैसा था। जैनी, नॉनसेंस, तुम ऐसी औरत के पीछे कभी न दौड़ते। मनहर, उस वक्त मैं भी मूर्ख था जैनी। जैनी, ऐसी मूर्ख लड़की से तुमने विवाह क्यों किया? मनहर, विवाह न करता तो माँ बाप जहर खा लेते। जैनी, वह तुम्हें प्यार कैसे करने लगी? मनहर, और करती क्या, मेरे सिवा दूसरा था ही कौन। घर से बाहर ना निकलने पाती थी, मगर प्यार हम में से किसी को ना था। वो मेरी आत्मा को और हृदय को संतुष्ट ना कर सकती थी। जैनी, मुझे उन दिनों की याद आती है तो ऐसा मालूम होता है कि कोई भयंकर स्वप्न था। उफ, अगर वो स्त्री आज जीवित होती तो मैं किसी अंधेरे दफ्तर में बैठा कलम खींच रहा होता। इस देश में आकर मुझे यथार्थ ज्ञान हुआ कि संसार में स्त्री का क्या स्थान है, उसका क्या दायित्व है, और जीवन उसके कारण कितना आनंदप्रद हो जाता है। और जिस दिन तुम्हारे दर्शन हुए वह तो मेरी जिंदगी का सबसे मुबारक दिन था। याद है तुम्हें वो दिन? तुम्हारी वो सूरत मेरी आंखों में अब भी फिर रही है। जैनी, अब मैं चली जाऊंगी, तो मेरी खुशामद करने लगे। भारत के मजदूर दल सचिव थे लॉर्ड बार्बर और उनके प्राइवेट सेक्रेटरी थे मिस्टर कावर्ड। लॉर्ड बार्बर भारत के सच्चे मित्र समझे जाते थे। जब कंजर्वेटिव और लिबरल दलों का अधिकार था तो लॉर्ड बार्बर भारत की बड़े जोरों से वकालत करते थे। वे उन मंत्रियों पर ऐसे ऐसे कटाक्ष करते थे कि उन बेचारों को कोई जवाब न सोचता था। एक बार वो हिंदुस्तान आए थे और यहाँ कांग्रेस में शरीफ हुए थे। उस समय उनकी उदारता ने समस्त भारत में आशा और उत्साह की एक लहर दौड़ा दी थी। कांग्रेस के जलवे के बाद वह जिस शहर में गए, जनता ने उनके रास्ते में आंखें बिछा दी, उनकी गाड़ियां खींची, उन पर फूल बरसाए। चारों ओर से यही आवाज आती थी, ये है भारत का उद्धार करने वाला। लोगों को विश्वास हो गया कि भारत के सौभाग्य से अगर कभी लॉर्ड बार्बर को अधिकार प्राप्त हुआ तो वो दिन भारत के इतिहास में मुबारक दिन होगा। लेकिन अधिकार पाते ही लॉर्ड बार्बर ने एक विचित्र परिवर्तन हो गया। वो सारे स्वभाव, उनकी उदारता, न्यायपरायण, सहानुभूति, ये सभी अधिकार के भंवर में पड़ गए और अब लॉर्ड बार्बर और उनके पूर्वाधिकार के व्यवहार में लेश मात्र भी अंतर न था। वह भी वही कर रहे थे जो उनके पहले के लोग किया करते थे। वही दमन था, वही जातिगत अभिमान, वही कट्टरता, वही संकीर्णता। देवता अधिकार के सिंहासन पर पांव रखते ही अपना देवत्व खो बैठा था। अपने 2 साल के अधिकार काल में उन्होंने सैकड़ों ही अस्पर नियुक्त किए थे, पर उनमें एक भी हिंदुस्तानी न था। डाई हार्ड धन का उपासक और साम्राज्यवादी का पुजारी कहने लगे थे। ये खुला हुआ रहस्य था कि जो कुछ करते थे मिस्टर कावर्ड करते थे। हक ये था कि लॉर्ड बार्बर नियत के जितने शेर थे, जितने दिल के कमजोर। हालांकि परिणाम दोनों दशाओं में एक सा था। ये मिस्टर कावर्ड एक ही महापुरुष थे। उनकी उम्र 40 से अधिक गुजर चुकी थी, पर अभी तक उन्होंने विवाह नहीं किया था। शायद उनकी ख्याल था कि राजनीति के क्षेत्र में रहकर वो विवाह का आनंद नहीं उठा सकते। वास्तव में नवीनता के मधुप थे। उन्हें नित्य नए विनोद और आकर्षण, नित्य नए विलास और उल्लास की टोह रहती थी। दूसरे के लगाए हुए बाग की सैर करके चित्त को प्रसन्न कर लेना, इससे कहीं सरल था कि अपना बाग आप लगाएं और उसकी रक्षा और सजावट में अपना सिर खपाएं। उनको व्यापारिक और व्यवहारिक दृष्टि में ये लटका उससे कहीं आसान था। दोपहर का समय था। मिस्टर कावर्ड नाश्ता करके सिगार पी रहे थे कि मिस जैनी रोज के आने की खबर हुई। उन्होंने तुरंत आईने के सामने खड़े होकर अपनी सूरत देखी। बिखरे बालों को संवारा, बहुमूल्य इत्र मला और मुख से स्वागत की साहस छवि दर्शाते हुए कमरे से निकलकर मिस रोज से हाथ मिलाया। जैनी ने कदम रखते ही कहा, अब मैं समझ गई कि क्यों कोई सुंदरी तुम्हारी बात नहीं पूछती। आप अपने वादों को पूरा करना नहीं जानते। मिस्टर कावर्ड ने जैनी के लिए कुर्सी खींचते हुए कहा, मुझे बहुत खेद है मिस रोज कि कल मैं आपका वादा पूरा न कर सका। प्राइवेट सेक्रेटरी का जीवन कुत्तों के जीवन से भी हेय है। बार बार चाहता था कि दफ्तर से उठूं, पर एक न एक काल ऐसा आ जाता था कि रुक जाना पड़ जाता था। मैं तुमसे क्षमा मांगता हूँ। बाल में उन्हें खूब आनंद आया होगा। जैनी, मैं तुम्हें तलाश करती रही। जब तुम न मिले तो मेरा जी खट्टा हो गया। मैं और किसी के साथ नहीं नाची। अगर तुम्हें नहीं जाना था तो मुझे निमंत्रण क्यों दिया था? कावर्ड ने जैनी को सिगार भेंट करते हुए कहा, तो मुझे लज्जित कर रही हो जैनी।
मेरे लिए इससे ज्यादा खुशी की बात और क्या हो सकती थी कि तुम्हारे साथ नाश्ता। एक पुराना बैचलर होने पर भी मैं उस सुख की कल्पना कर सकता हूँ। बस यही समझ लो कि तड़प तड़प कर रह जाता हूँ। जैनी ने कठोर मुस्कान के साथ कहा, तुम इसी योग्य हो कि बैचलर बने रहो, यही तुम्हारी सजा है। कावड़ ने अनुरक्त होकर उत्तर दिया, जैनी तुम बड़ी कठोर हो। तुम ही क्या रमणियां सभी कठोर होती हैं। मैं कितनी भी पार्श्वता दिखाऊं तुम्हें विश्वास नहीं आएगा। मुझे ये अरमान ही रह गया कि कोई सुंदरी मेरे अनुराग और लगन का आदर करती। जैनी तुम में अनुराग हो भी तो रमणियां ऐसे बहानेबाजों को मुंह नहीं लगाती। कावड़ फिर बहानेबाज कहा, मजबूर क्यों नहीं कहती। जैनी मैं किसी को मजबूर नहीं मानती। मेरे लिए ये हर्ष और गौरव की बात नहीं हो सकती कि आपको जब अपने सरकारी, अर्ध सरकारी और गैर सरकारी कामों में अवकाश मिले तो आप मेरा मन रखने के लिए एक क्षण के लिए अपने कोमल चरणों को कष्ट दें। इसी कारण तुम अब तक चीख रहे हो। कावड़ ने गंभीर भाव से कहा, तुम मेरे साथ अन्याय कर रही हो जैनी। मेरे अविवाहित रहने का क्या कारण है, यह कल तक मुझे खुद मालूम न था। कल आप मालूम हो गया। जैनी ने उसका परिहास करते हुए कहा, अच्छा तो ये रहस्य आपको मालूम हो गया, तब तो आप सचमुच आत्मदर्शी हैं। जरा मैं भी तो सुनूं क्या कारण था। कावड़ ने उत्साह के साथ कहा, अब तक कोई ऐसी सुंदरी न मिली जो मुझे उन्मत्त कर सकती। जैनी ने कठोर परिहास के साथ कहा, मेरे ख्याल था कि दुनिया में ऐसी औरत पैदा ही नहीं हुई जो तुम्हें उन्मत्त कर सकती है। तुम उन्मत्त बनाना चाहते हो, उन्मत्त बनना नहीं चाहते। कावड़ तुम बड़ा अत्याचार करती हो जैनी। जैनी अपने उन्माद का प्रमाण देना चाहते हो। कावड़ हृदय से जैनी, मैं उस अवसर की ताक में बैठा हूँ। उसी दिन शाम को जैनी ने मनहर से कहा, तुम्हारे सौभाग्य पर बधाई, तुम्हें यह जगह मिल गई। मनहर उछलकर बोला, सच? सेक्रेटरी से कोई बातचीत हुई थी? जैनी सेक्रेटरी से कुछ कहने की जरूरत नहीं पड़ी, सब कुछ कावड़ के हाथों में है। मैंने उसी को चंग पर चढ़ाया। लगा मुझे इश्क जताने। 50 साल की तो उम्र है, चांद के बाल झड़ गए हैं, गालों पर झुर्रियां पड़ गई हैं, पर अभी तक आपको इश्क का खपत है। अपने को एक ही रसिया समझते हैं, अपने को एक ही रसिया समझते हैं। उसके बूढ़े चोचले बहुत ही बुरे मालूम होते थे, मगर तुम्हारे लिए सब कुछ करना पड़ा। खैर मेहनत सफल हो गई, कल तुम्हें परवाना मिल जाएगा। अब सफर की तैयारी करनी चाहिए। मनहर ने गदगद होकर कहा, तुमने मुझ पर बड़ा एहसान किया जैनी। मनहर को गुप्तचर विभाग में ऊंचा पद मिला। देश के राष्ट्रीय पत्रों में उनकी तारीफों के पुल बांधे जाने लगे। राष्ट्र की ओर से उसे बधाई दी गई। यह पहला भारतीय था जिसे यह ऊंचा पद प्रदान किया था। ब्रिटिश सरकार ने सिद्ध कर दिया था कि उनकी न्याय बुद्धि, जातीय अभिमान और देश से उच्चतर है। मनहर और जैनी का विवाह इंग्लैंड में ही हो गया। हनीमून का महीना फ्रांस में गुजरा। वहां से दोनों हिंदुस्तान आए। मनहर का दफ्तर बम्बई में था, वहीं दोनों एक होटल में रहने लगे। मनहर को गुप्त अभियोग की खोज के लिए अक्सर दौरे पर जाना पड़ता था, कभी कश्मीर, कभी मद्रास, कभी रंगून। जैनी इन यात्राओं में बराबर उसके साथ रहती। नित्य नए दृश्य थे, नए विनोद और नए उल्लास। उनकी नवीनता प्रिय प्रकृति के लिए आनंद का इससे अच्छा और क्या समान हो सकता था। मनहर का रहन सहन तो विदेशी ही था। घर वालों से भी उसका संबंध विच्छेद हो गया था। बागेश्वरी से पत्रों का उत्तर देना तो दूर रहा, वह उन्हें खोलकर पढ़ता भी नहीं था। भारत में हमेशा उसे यह शंका बनी रहती थी कि कहीं घर वाले उसका पता न लगा लें। जैनी से वो अपनी यथार्थ स्थिति को छुपाए रखना चाहता था। उसने घर वालों को आने की सूचना तक न दी थी। यहाँ तक कि वो हिंदुस्तानियों से बहुत कम मिलता था। उनके मित्र अधिकांश पुलिस और फौज के अफसर थे, वही उसके मेहमान होते थे। वाक चतुर जैनी सम्मोहन कला में सिद्धहस्त थी। पुरुषों के प्रेम से खेलना उसकी सबसे अमोदमय क्रीड़ा थी। चलाती थी, रिझाती थी और मनहर भी उसकी कपट लीला का शिकार बना रहता था। उसे वो हमेशा भूल भुलैया में रखती, कभी इतना निकट की छाती पर सवार, न कभी इतना दूर की योजन पर अंतर, कभी निष्ठुर और कभी कठोर और कभी प्रेम विहल और व्यग्र। एक रहस्य था जिसे वो कभी समझता था और कभी हैरान रह जाता था। इस तरह 2 साल बीत गए और मनहर और जैनी कोन की भी 2 भुजाओं की भांति एक दूसरे से दूर होते गए। मनहर इस भावना को हृदय में न निकाल सकता था कि जैनी का मेरे प्रति एक विशेष कर्तव्य है, वो चाहे उसकी संकीर्णता हो या कुल मर्यादा का असर। जैनी को पाबंद देखना चाहता था।
उसकी स्वच्छंद वृत्ति उसे लज्जास्पद मालूम होती थी। वो भूल जाता था कि जैनी से उसके संपर्क का आरंभ ही स्वार्थ पर अवलंबित था। शायद उसने समझा था कि समय के साथ जैनी को अपने कर्तव्यों का ज्ञान हो जाएगा। हालांकि उसे मालूम होना चाहिए था कि टेढ़ी बुनियाद पर बना हुआ भवन जल्द या देर से भूमिहस्त होकर गिर जाता है और ऊंचाई के साथ उसकी शंका और भी बढ़ती जाती है। इसके विपरीत जैनी का व्यवहार परिस्थिति के बिल्कुल अनुकूल था। उसने मनहर को विनोदमय तथा विलासमय जीवन का एक साधन समझा था और उसी विचार पर वो अब तक स्थित थी। इस व्यक्ति को वो मन से पति का स्थान नहीं दे सकती थी। पाषाण प्रतिमा को वो अपना देवता न बना सकती थी। पत्नी बनना उसके जीवन का स्वप्न न था। इसलिए वो मनहर के प्रति अपने किसी कर्तव्य को स्वीकार नहीं करती थी। अगर मनहर अपनी गाढ़ी कमाई उसके चरणों पर अर्पित करता था तो कोई एहसान नहीं करता था। मनहर उसका बनाया हुआ पुत्र, उसी का लगाया हुआ वृक्ष था। उसकी छाया और उसके फल का भोग करना वो अपना अधिकार समझती थी। आखिर मनहर ने उसके साथ दावतों और जलसों पर जाना छोड़ दिया, पर जैनी पूर्वव्रत सैर करती, मित्रों से मिलती, दावतें कर और दावतों में शरीक भी होती। मनहर के साथ न जाने से उसे लेश मात्र भी दुख या फिर निराशा नहीं होती थी, बल्कि वो शायद उसकी उदासीनता पर और भी प्रसन्न थी। मनहर इस मानसिक व्यथा से शराब के नशे में डूबने लगा था। पीना तो उसने इंग्लैंड में ही शुरू कर दिया था, पर अब उसकी मात्रा कुछ बढ़ गई थी। वहाँ स्फूर्ति और आनंद के लिए पीता था, यहाँ स्फूर्ति और आनंद को मिटाने के लिए पीता है। वो दिन दिन भर दुबला होता जाता था। वो जानता था कि शराब मुझे पिए जा रही है, पर उसके जीवन का यही एक अवलंब रह गया था। गर्मियों के दिन थे। मनहर एक मामले की जांच करने के लिए लखनऊ में डेरा डाले हुए था। मामला बहुत संगीन था। उसे सर उठाने की फुर्सत नहीं मिलती थी। स्वास्थ्य भी बहुत खराब हो चला था, पर जैनी अपने सैर सपाटे में मगन थी। आखिर उसने एक दिन कहा, मैं नैनीताल जा रही हूँ, यहाँ की गर्मी मुझसे सही नहीं जाती। मनहर ने लाल लाल आंखें निकालकर कहा, नैनीताल में क्या काम है? वो आज अपना अधिकार दिखाने पर तुल गया था। जैनी भी अपने अधिकार की अपेक्षा करने पर तुली हुई थी। बोली, यहाँ कोई सोसाइटी नहीं, सारा लखनऊ पहाड़ों पर चला गया है। मनहर ने जैसे म्यान से तलवार निकालकर कहा, जब तक मैं यहाँ हूँ तुम्हें कहीं जाने का अधिकार नहीं है। तुम्हारी शादी मेरे साथ हुई है, सोसाइटी के साथ नहीं। फिर तुम साफ देख रही हो कि मैं बीमार हूँ, इस पर भी तुम अपनी विलास प्रवृत्ति को रोक नहीं सकती। मुझे तुमसे ऐसी आशा नहीं थी जैनी। मैं तुमको शरीफ समझता था। मुझे स्वप्न में भी गुमान नहीं था कि तुम मेरे साथ ऐसी बेवफाई करोगी। जैनी ने अविचलित होकर कहा, तो क्या तुम समझते थे मैं तुम्हारी हिंदुस्तानी स्त्री की तरह तुम्हारी लौंडी बनकर रहूंगी और तुम्हारे तलवे सहलाऊंगी? मैं तुम्हें इतना नादान नहीं समझती। अगर तुम्हें हमारी अंग्रेज सभ्यता भी इतनी सी बात नहीं मालूम, तो अब मालूम कर लो कि अंग्रेज स्त्री अपनी रुचि के सिवा और किसी की पाबंद नहीं होती। तुमने मुझसे विवाह इसलिए किया था कि मेरी सहायता से तुम्हें सम्मान और पद प्राप्त हो सके। सभी पुरुष ऐसा करते हैं और तुमने भी वैसा ही किया। मैं इसके लिए तुम्हें बुरा नहीं कहती, लेकिन अब तुम्हारा ये उद्देश्य पूरा हो गया है जिसके लिए तुमने मुझसे विवाह किया था, तो तुम मुझसे अधिक आशा क्यों रखते हो? तुम हिंदुस्तानी हो, अंग्रेज नहीं हो सकते। मैं अंग्रेज हूँ, हिंदुस्तानी नहीं हो सकती। इसलिए हम में से किसी को अधिकार नहीं है कि वो दूसरों को अपनी मर्जी का गुलाम बनाने की कोशिश करे। मनहर हद बुद्धि सा होकर बैठा सुनता रहा। विष की घूंट की भांति उसके कंठ से नीचे उतर रहे थे। कितना कठोर सत्य था। पद लालसा से प्रचंड आवेग में, विलास तृष्णा के उस अदम्य प्रवाह में वो भूल गया था कि जीवन में कोई ऐसा तत्व भी है जिसके सामने पद और विलास कांच के खिलौने से अधिक मूल्य नहीं रखते। 3 दिन तक मनहर घर से न निकला। जीवन के 5-6 वर्षों में उसने जितने रत्न संचित किए थे, जिन पर वो गर्व करता था, जिन्हें पाकर वो अपने को धन्य समझता था, अब परीक्षा की कसौटी पर जाकर नकली सिद्ध हो रहे थे। उसकी अपमानित, ग्लानित, पराजित आत्मा एकांत रोदान के सिवा और कोई त्राण न पाती थी। उसकी टूटी झोपड़ी को छोड़कर वह जिस जिस सुनहरे कलश वाले भवन की ओर लपका था, वो मरीचिका मात्र थी। और उसे अब फिर अपनी टूटी हुई झोपड़ी याद आने लगी थी, जहां उसने शांतिम प्रेम और आशीर्वाद की सुधा पी थी। वो सारा आडंबर उसे काट खाने लगा। तीसरे दिन वो भीषण संकल्प करके उठा और 2 पत्र लिखे। एक तो उसने पद से इस्तीफा और दूसरा जैनी के अंतिम विदा की सूचना। इस्तीफे में उसने लिखा, मेरा स्वास्थ्य नष्ट हो गया है और मैं इस भार को नहीं संभाल सकता। जैनी के पत्र में उसने लिखा,
दोनों ने भूल की है और हमें जल्द से जल्द उस भूल को सुधार लेना चाहिए। मैं तुम्हें सारे बंधनों से मुक्त करता हूँ, तुम भी मुझे मुक्त कर दो। मेरा तुमसे कोई संबंध नहीं है, अपराध न तुम्हारा है और न मेरा। समझ का फेर तुम्हें भी था और मुझे भी। मैंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है और अब तुम्हारा मुझ पर कोई एहसान नहीं रहा। मेरे पास जो कुछ है वो तुम्हारा है, वो सब छोड़ मैं जाता हूँ। मैं तो निमित्त मात्र था, स्वामिनी तुम थी। उस सभ्यता को दूर से ही सलाम है जो विनोद और विलास के सामने किसी बंधन को स्वीकार नहीं करती। उसने खुद जाकर दोनों की रजिस्ट्री कराई और उत्तर का इंतजार किए बिना ही वहां से चलने को तैयार हो गया। जैनी ने जब मनहर का पत्र पाकर पढ़ा तो मुस्कुराई। उसने मनहर की इच्छा पर शासन करने का ऐसा अभ्यास पड़ गया था कि पत्र से उसे जरा भी घबराहट नहीं हुई। उसे विश्वास था कि 2-4 दिन चिकनी चुपड़ी बातें करके वो उसे फिर वशीभूत कर लेगी। अगर मनहर की इच्छा केवल धमकी देनी ना होती तो उसके दिल पर चोट लगी होती, तो वो अब तक यहाँ ना होता। कब का वो स्थान छोड़ चुका होता। उसका यहाँ रहना ही बता रहा है कि वो केवल बंदर घुमड़ी दे रहा है। जैनी ने स्थिर चित्त होकर कपड़े बदले और तब इस तरह मनहर के कमरे में आई मानो कोई अभिनय करने स्टेज पर आई हो। मनहर उसे देखते ही ठट्ठा मारकर हंसा। जैनी सहम कर पीछे हट गई। इस हंसी में क्रोध का प्रतिकार न था, उनमें उन्माद भरा हुआ था। मनहर के सामने मेज पर बोतल और गिलास रखा हुआ था। एक दिन में उसने न जाने कितनी शराब पी ली थी। उसकी आंखों में जैसे रक्त उबल पड़ता था। जैनी ने समीप आकर उसके कंधे पर हाथ रखा और बोली, क्या रात भर पीते ही रहोगे? चलो आराम से लेटो, रात ज्यादा हो गई है। घंटों से बैठी तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। तुम इतने निष्ठुर तो कभी नहीं थे। मनहर खोया हुआ सा बोला, तुम कब आ गई वागी? देखो मैं कब से तुम्हें पुकार रहा हूँ। चलो आज सैर कराएं, उसी नदी के किनारे। तुम वही अपना प्यारा गीत सुनाना जिसे सुनकर मैं पागल हो जाता था। क्या कहती हो? यह तुम्हारा अन्याय है वागी। मैं कसम खाकर कहता हूँ, ऐसा एक दिन भी नहीं गुजरा जब तुम्हारी याद ने रुलाया ना हो। जैनी ने उसका कंधा हिलाकर कहा, तुम यह क्या उल जुलूल बक रहे हो? वागी यहाँ कहाँ है? मनहर ने उसकी ओर देखकर अपरिचित भाव से कुछ कहा, फिर जोर से हंसकर बोला, मैं ये न मानूंगा वागी, तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। वहां मैं तुम्हारे लिए एक फूलों की माला बनाऊंगा। जैनी ने समझा ये शराब बहुत पी गए हैं, बकछक कर रहे हैं, इनसे इस वक्त बात करना व्यर्थ है। चुपके से कमरे से बाहर चली गई। उसे जरा सी शंका हुई थी, यहाँ उसका मूलोच्छेद हो गया है। जिस आदमी का वाणी पर अधिकार नहीं, वो इच्छा पर क्या अधिकार रख सकता है? उस घड़ी में मनहर को घर वालों की रट लग गई थी। कभी वागेश्वरी को पुकारता, कभी अम्मा को, कभी दादा को। उसकी आत्मा अतीत में विचरित रहती। दूसरे दिन जैनी ने उसे जाकर कहा, तुम इतनी शराब क्यों पीते हो? देखते नहीं तुम्हारी क्या दशा हो गई है? मनहर ने उसकी ओर आश्चर्य से देखा। तुम कौन हो? जैनी, तुम मुझे नहीं पहचानते? इतनी जल्दी भूल गए? मनहर, मैंने तुम्हें कभी नहीं देखा, मैं तुम्हें नहीं पहचानता। जैनी ने और अधिक बातचीत नहीं की। उसने मनहर के कमरे में शराब की बोतलें उठवा दी और नौकरों को ताकीद कर दी कि उसे एक बूंद भी शराब की ना दी जाए। उसे अब कुछ संदेह होने लगा था, क्योंकि मनहर की दशा उससे कहीं शंकाजनक थी जितना वो समझती थी। मनहर का जीवित और स्वस्थ रहना उसके लिए आवश्यक था। इसी घोड़े पर बैठकर वो शिकार खेलती थी। घोड़े के बगैर शिकार का आनंद कहाँ? मगर एक सप्ताह हो जाने पर भी मनहर की दशा में अंतर न हुआ। ना वो मित्रों को पहचानता, ना नौकरों को। पिछले 3 वर्षों का जीवन एक स्वप्न की भांति मिट गया था। 7वें दिन जैनी सिविल सर्जन को लेकर आई तो मनहर का कहीं पता न था। 5 साल के बाद वागेश्वरी का लुटा हुआ सुहाग फिर चेता। माँ बाप पुत्र के वियोग में रो रो कर अंधे हो चुके थे। वागेश्वरी निराशा में भी आस बांधे हुए बैठी थी। उसका मायका संपन्न था, बार बार बुलावे आते थे। बाप आया, भाई आया, पर धैर्य और व्रत की देवी घर से न टली। जब मनहर भारत आया तो वागेश्वरी ने सुना कि वो विलायत से एक मेम लाया है। फिर भी उसे आशा थी कि वो आएगा, लेकिन उसकी आशा पूरी न हुई। फिर उसने सुना वो ईसाई हो गया है, आचार विचार त्याग दिया है। तब उसने माथा ठोक लिया था। घर की व्यवस्था दिन दिन बिगड़ने लगी थी। वर्षा बंद हो गई और सागर सूखने लगा। घर बिका, कुछ जमीन थी वो भी बिक गई। बूढ़ी माता भांति भांति की शंकाएं करती हुई कुएं पर पहुंची तो मनहर दौड़कर उसके पैरों पर लिपट गया।
माता ने उसे छाती से लगाकर कहा, तुम्हारी ये दशा है मानू, क्या बीमार हो? असबाब कहाँ है? मनहर ने कहा, पहले कुछ खाने को दो अम्मा, बहुत भूखा हूँ। मैं बड़ी देर से पैदल चल रहा हूँ। गांव में खबर फैल गई कि मनहर आया है। लोग उसे देखने दौड़ पड़े। फिर ठाठ से आया होगा, ऊंचे पद पर है, हजारों रुपए पाता है। अब उसके ठाठ का क्या पूछना। मेम भी साथ आई है या फिर नहीं, मगर सब आकर देखा तो आफत का मारा आदमी, फटे हाल, कपड़े तार तार, बाल बढ़े हुए जैसे जेल से आया हो। प्रश्नों की बौछार होने लगी। हमने तो सुना था तुम किसी ऊंचे पद पर हो। मनहर ने जैसे किसी भूली बात को याद करने का विफल प्रयास किया। मैं तो किसी ओहदे पर नहीं। वाह, विलायत से मेम नहीं लाए थे? मनहर ने चकित होकर कहा। विलायत? कौन विलायत गया था? अरे भंग तो नहीं खा कर आए? विलायत नहीं गए थे? मनहर मूढ़ों की भांति हंसा। मैं विलायत क्या करने जाता? अजी तुमको वजीफा मिला नहीं था? यहाँ से तुम विलायत गए थे। तुम्हारे पत्र बराबर आते थे। अब कहते हो मैं विलायत नहीं गया था। होश में हो या हम लोगों को उल्लू बना रहे हो? मनहर ने उन लोगों की तरफ आंखें फाड़ कर देखा और बोला, मैं तो कहीं नहीं गया था। आप लोग न जाने क्या कह रहे हैं। अब इसमें संदेह की गुंजाइश न रही कि वो अपने होशो हवास में नहीं है। उसे विलायत जाने के पहले की सारी बातें याद थी। गांव और घर के एक एक आदमी को पहचानता था। लेकिन जब इंग्लैंड, अंग्रेज बीवी और ऊंचे पद का जिक्र आता तो भौचक्का होकर ताकने लगता। बागेश्वरी को अब उसके प्रेम पर एक अस्वाभाविक अनुराग दिखता जो उसे बनावटी मालूम होता था। वो चाहती थी कि उसके व्यवहार और आचरण में पहले जैसी बेतकल्लुफी हो। वो प्रेम का स्वांग नहीं, प्रेम चाहती थी। 5 दिनों में उसे याद हो गया कि इस विशेष अनुराग का कारण बनावट या दिखावा नहीं है, वरन कोई वांशिक विकार है। मनहर ने माँ बाप पर इतना अदब पहले कभी नहीं दिखाया था। उसे अब मोटे से मोटा काम करने में कोई संकोच नहीं होता था। वो जो बाजार में साग सब्जी लाने में अपना अनादर समझता था, अब कुएं से पानी खींचता, झाड़ू लगाता था और अपने घर में ही नहीं सारे मोहल्ले में उसकी सेवा और नम्रता की चर्चा होने लगी। एक बार मोहल्ले में चोरी हो गई। पुलिस ने बहुत दौड़ धूप की पर चोरों का पता न लगा सकी। मनहर ने चोरी का पता ही नहीं लगा दिया, वरन माल भी बरामद करा दिया। इससे आसपास के गांवों और मोहल्लों में उसका यश फैल गया। कोई चोरी होती तो लोग उसके पास दौड़े आते और अधिकांश उद्योग उसके सफल भी होते। इस तरह उसकी जीविका की एक व्यवस्था सी हो गई थी। अब वो वागेश्वरी के इशारों का गुलाम था। उसी की दिलजोई और सेवा के लिए दिन कटते। अगर उसमें विकार या बीमारी का कोई लक्षण था तो वो इतना ही, यही सनक उसके सवार हो गई थी। वागेश्वरी को उसकी दशा पर दुख होता, पर उसकी ये बीमारी उस स्वास्थ्य से उसे कहीं प्रिय थी। अब वह उसकी बात भी न पूछता था। 6 महीने के बाद एक दिन जैनी मनोहर का पता लगाती हुई आ पहुंची। हाथ में जो कुछ था वह सब उड़ा चुकने के बाद अब उसे किसी आश्रय की खोज थी। उसके चाहने वालों में कोई ऐसा न था जो उसकी आर्थिक सहायता करता। शायद अब जैनी को कुछ ग्लानि भी होती थी। वह अपने किए पर लज्जित थी। दरवाजे पर हॉर्न की आवाज सुनकर मनहर घर से बाहर निकला और इस प्रकार जैनी को देखने लगा मानो कभी देखा ही न हो। जैनी ने मोटर से उतरकर उससे हाथ मिलाया और अपनी आप बीती सुनाने लगी। तुम इस तरह छिपकर मुझसे क्यों चले आए और फिर आकर एक पत्र भी नहीं लिखा? आखिर मैंने तुम्हारे साथ क्या बुराई की थी? फिर मुझ में कोई बुराई देखी थी तो तुम्हें था कि मुझे सावधान कर देते। छिपकर चले आने का क्या फायदा हुआ? ऐसी अच्छी जगह मिल गई थी, वो भी हाथ से निकल गई। मनहर काट के उल्लू की भांति खड़ा रहा। जैनी ने फिर कहा, तुम्हारे चले जाने के बाद मेरे ऊपर जो संकट आए वह सुनाऊं तो तुम घबरा जाओगे। मैं इसी चिंता में दुखी और बीमार हो गई हूँ। तुम्हारे बगैर मेरा जीवन निरर्थक हो गया है। तुम्हारा चित्र देखकर मन में ढाहस देती हूँ। तुम्हारे पत्रों के आदि से अंत तक पढ़ना मेरे लिए सबसे मनोरंजक विषय था। तुम मेरे साथ चलो। मैंने एक डॉक्टर से बात की है, वो मस्तिष्क के विकारों का डॉक्टर है। मुझे आशा है कि उसके उपचार से तुम्हें लाभ हो जाएगा। मनहर चुपचाप खड़ा रहा, मानो वो कुछ न देख रहा हो और न सुन रहा हो। सहसा वागेश्वरी निकल आई। जैनी को देखते ही वो ताड़ गई कि ये मेरी सौत है। वो उसे बड़े आदर सत्कार के साथ भीतर लेकर आई। मनहर भी उसके पीछे पीछे चला आया। जैनी ने टूटी खाट पर बैठते हुए कहा, इन्होंने मेरा जिक्र तो किया ही होगा। मेरी इनसे लंदन में शादी हुई थी। वागेश्वरी बोली, यह तो मैं आपको देखते ही समझ गई थी। जैनी, इन्होंने मेरा कभी जिक्र नहीं किया? वागेश्वरी, कभी नहीं। इन्हें तो कुछ याद ही नहीं है।
आपको यहाँ आने में बड़ा कष्ट हुआ होगा। जैनी, महीनों के बाद तब इनके घर का पता चला, वहां से बिना कुछ कहे सुने चल दिए। आपको कुछ मालूम है इन्हें क्या शिकायत है? शराब बहुत पीने लगे थे। आपने किसी डॉक्टर को नहीं दिखाया? हमने तो किसी को नहीं दिखाया, जैनी ने तिरस्कार से कहा। क्यों? क्या आप उन्हें हमेशा बीमार रखना चाहती हैं? वागेश्वरी ने बेपरवाही से कहा। मेरे लिए तो इनका बीमार रहना इनके स्वस्थ रहने से कहीं अच्छा है। तब तक अपनी आत्मा को भूले हुए थे, अब उसे पा गए हैं। फिर उसने निर्दयी कटाक्ष करके कहा, मेरे विचार में तो यह तब बीमार थे, अब उसे पा गए। जैनी ने चिढ़कर कहा, नॉनसेंस, इनकी किसी विशेषज्ञ से चिकित्सा करानी होगी। ये जासूसी में बड़े कुशल हैं। इनके सभी अफसर इनसे बहुत प्रसन्न थे। वो चाहे तो अब भी वो जगह उन्हें मिल सकती है। अपने विभाग में ऊंचे से ऊंचे पद तक पहुंच सकते हैं। मुझे विश्वास है कि उनका रोग असाध्य नहीं है। हाँ, विचित्र अवश्य है। क्या आप इनकी बहन हैं? वागेश्वरी ने मुस्कुराकर कहा। आप तो गाली दे रही हैं। ये मेरे स्वामी हैं। जैनी पर मानो वज्रपात हुआ। उसके सुख पर से नम्रता का आवरण हट गया और मन में छुपा हुआ क्रोध जैसे दांत पीसने लगा। उसकी गर्दन की नसें तन गई, दोनों मुट्ठियां बंध गई। उन्मत्त होकर बोली, बड़ा दगाबाज आदमी है। इसने मुझे बहुत धोखा दिया। मुझसे इसने कहा कि स्त्री मर गई है। कितना बड़ा धूर्त है। ये पागल नहीं है, इसने पागलपन का स्वांग भरा है। मैं अदालत में इसकी सजा कराऊंगी। क्रोधावेश में उसका कंठ कांप उठा। फिर रोते हुए बोली, इस दगाबाजी का मैं इसे मजा चखाऊंगी। ओह, इसने मेरा कितना घोर अपमान किया है। मेरा विश्वासघात करने वाले को जो दंड दिया जाए वो थोड़ा है। इसने कैसी मीठी मीठी बातें करके मुझे फंसाया है। मैंने ही इसे जगह दिलाई। मेरे ही कोशिशों से ये बड़ा आदमी बना। इसके लिए मैंने अपना घर छोड़ा, अपना देश छोड़ा, और इसने मेरे साथ ऐसा कपट किया। जैनी सिर पर हाथ रखकर बैठ गई। फिर तैश में उठी और मनहर के पास जाकर उसकी अपनी ओर खींचती हुई बोली, मैं तुम्हें खराब करके छोड़ूंगी। तूने मुझे समझा क्या है? मनहर इस तरह शांत भाव में खड़ा हुआ मानो उससे कोई और प्रयोजन ही नहीं है। फिर वो सिंहनी की भांति मनहर पर टूट पड़ी और उसे जमीन पर गिराकर उसकी छाती पर चढ़ बैठी। बागेश्वरी ने उसका हाथ पकड़कर अलग कर दिया और बोली, तुम ऐसी डायन न होती तो उनकी ये दशा न होती। जैनी ने तहस में आकर जेब से पिस्तौल निकाली और वागेश्वरी की तरफ बढ़ी। सहसा मनहर तड़प कर उठा, उसके हाथ से भरा हुआ पिस्तौल छीनकर फेंक दिया और वागेश्वरी के सामने खड़ा हो गया। फिर ऐसा मुंह बना लिया मानो कुछ हुआ ही ना हो। उसी वक्त मनहर की माताजी दोपहरी की नींद सोकर उठी और जैनी को देखकर वागेश्वरी की ओर प्रश्न भरी आंखों से ताका। वागेश्वरी ने उपहास भाव से कहा, यह आपकी बहू है। बुढ़िया ठिनक कर बोली, कैसी मेरी बहू? ये मेरी बहू बनने योग्य नहीं है। बंदरिया, लड़के पर न जाने क्या कर दिया, अब छाती पर मूंग दलने आई है। जैनी एक क्षण तक मनहर को खून भरी आंखों से देखती रही। फिर बिजली की भांति कौंधकर उसने आंगन में पड़ा पिस्तौल उठा लिया और वागेश्वरी की तरफ छोड़ना चाहती थी कि मनहर सामने आ गया। वो बेधड़क जैनी के सामने चला गया, उसके हाथ से पिस्तौल छीन लिया और अपनी छाती में गोली मार ली। तो दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे कहानी उन्माद, जो कि प्रेमचंद्र द्वारा लिखी गई थी। उम्मीद करती हूँ मेरा ये प्रयास और ये कहानी आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा।